ठीक है, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में क्या याद रखना है? आई विल नॉट गो थ्रू द एंटायर पैरा, ठीक है, मैं बस आपको एक सिंपल समरी देती हूँ इस पैरा के बारे में। क्या है आपको याद क्या रखना है? ग्रुप्स रिप्रेजेंट कैटेगरी, कैटेगरी रैंक या टैक्सॉन बताता है, और ये जो है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, ठीक है। सो मैंने जैसे साइड में लिखा है ग्रुप्स रिप्रेजेंट कैटेगरी, कैटेगरी डिनोट्स रैंक और टैक्सॉन, रैंक और टैक्सॉन डिनोट्स यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। This is basically the entire summary of your first para. There is one more important point. Classification is not a, yeah, I have failed to mention that, so you have to highlight. Okay, you need to highlight. Classification is not a single step process but involves hierarchy of steps in which each step represents a rank or a category. अच्छा, एक और चीज मैं आपको जो पॉसिबल क्वेश्चंस आ सकते हैं वो भी मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगी। जैसे ये जो है ये ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन बन सकता है कि क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स, ट्रू और फॉल्स। आंसर इज ट्रू, ठीक है। एंड मैंने आपको जैसे बोला था हेंस वर्ड जो है आप हर जगह मार्क करोगे, क्यों? बिकॉज अगेन वो वाले वर्ड से एक टाइप ऑफ क्वेश्चन बन सकता है जिसको हम असर्शन एंड रीजन बोलते हैं, तो वो भी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी, ठीक है। मूविंग अहेड, taxonomy, since category is part of overall taxonomic arrangement, it is called taxonomic category. सारे categories को एक साथ taxonomic hierarchy बोलते हैं. Each category referred to as unit of classification represents a rank and is commonly termed as taxon. तो जैसे मैंने लिखा है category denotes rank और taxon. रैंक या टैक्सॉन सिनोनिमसली यूज किया जाता है, ग्रुप्स और कैटेगरी भी सिनोनिमसली यूज किया जाता है। विदाउट फेल एक एडवाइस मैं आपको दूंगी, एनसीईआरटी में जहाँ भी हाईलाइटेड या बोल्ड वर्ड्स में लिखा है चीजें, ठीक है, लिख रखी है, वो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट इम्पोर्टेंट होता है, तो उसको तो बिल्कुल आपको एकदम लाइक ध्यान देना है। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी मतलब ये पूरे अरेंजमेंट को हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बोलते हैं, और बहुत सारे कैटेगरीज एक साथ उसको हम हायरार्की बोलते हैं। हायरार्की बेसिकली एक के बाद एक सीरीज में होता है, तो बहुत सारी कैटेगरीज को हम हायरार्की बोलते हैं। और क्लासिफिकेशन सिंगल स्टेप नहीं होता है, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, इस पर ध्यान देना है। क्लासिफिकेशन सिंगल स्टेप नहीं होता है बट मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व होता है। फिर मैंने आपको ये समरी दे दिया था साइड में, ग्रुप्स और कैटेगरी सिनोनिमस है, रैंक और टैक्सॉन सिनोनिमस है, एंड विल डिनोट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। उसके बाद सेकंड पैरा में आप देखो मैंने हाईलाइट किया है, दीज टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स और कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज एंड नॉट मेयरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स। इससे भी ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन बन सकता है आराम से, ठीक है। हर एक टैक्सोनॉमिक देखो, अगर आप डीकोड करोगे इस लाइन को ना, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। These taxonomic groups or categories are distinct biological entities and not merely morphological aggregates. इसका मतलब ये है कि ये taxonomic groups और categories सिर्फ और सिर्फ morphological aggregates नहीं है, पर biological entities भी है। इसका मतलब वो दोनों है, मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स भी है, बायोलॉजिकल एंटिटीज भी है। तो क्वेश्चन को घुमा के पूछ सकते हैं कि दीज टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स और कैटेगरीज आर दे बोथ distinct biological entities and morphological aggregates, true or false? Yes, true. और डायरेक्ट स्टेटमेंट भी पूछ सकते हैं एनसीईआरटी से, तब भी आंसर ट्रू होगा, ठीक है। तो बायोलॉजिकल एंटिटीज भी है, उसके साथ साथ मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स भी है। इट्स नॉट ईदर वन बट इट्स बोथ, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बड़ा मजेदार लगता भी है सॉल्व करने में अगर आपको इंटरेस्ट है। तो इसके बाद हम देखेंगे जो लास्ट पैरा उसमें क्या लिखा है, टैक्सोनॉमिकल स्टडीज ऑफ ऑल नोन ऑर्गेनिजम्स हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरीज सच एज किंगडम, फाइलम, डिवीजन फॉर प्लांट्स,
ठीक है। फाइलम ये एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है। फाइलम वर्ड जो है एनिमल्स के लिए यूज़ किया जाता है और फाइलम को ही हम डिवीजन बोलते हैं बट प्लांट्स में। क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज के बारे में हम लोग अगले पैरामेडिटम में पढ़ेंगे। द बेसिक रिक्वायरमेंट इज अ नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। दिस हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। ठीक है, तो ये अंडरस्टैंडेबल है। बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? कैरेक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए। कोई भी इंडिविजुअल हो या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हो, इनके कैरेक्टर्स पे ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है? कैरेक्टर्स पे ध्यान देना है। तो ये पूरे पैरा से आपको क्या याद रखना है? पहला लाइन सिंगल स्टेप नहीं है बट हायरार्की ऑफ स्टेप्स है। एक कैटेगरी पूरे अरेंजमेंट का पार्ट होता है। बहुत सारे कैटेगरीज को हम बोलते हैं हायरार्की। हर एक कैटेगरी को हम यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन से रेफर करते हैं और वो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन जो है रैंक या टैक्सॉन, उसको बोलते हैं हम। फिर ये टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स और जो कैटेगरीज है, ग्रुप्स कैटेगरीज इज सिनोनिमस, रैंक टैक्सॉन इज सिनोनिमस एंड रिप्रेजेंट्स यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये ग्रुप या कैटेगरी सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स नहीं है पर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज भी हैं। उसके बाद अलग अलग कैटेगरीज हैं, किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। बेसिक रिक्वायरमेंट है कि कैरेक्टर्स के बारे में हम जाने ताकि सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज पता कर पाए। ठीक है, तो कैरेक्टर्स के बारे में नॉलेज इंपॉर्टेंट है ताकि हम सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज जान पाए। उसके बाद विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, जो बेसिकली हमें पूरा टैक्सोनॉमी के बारे में नॉलेज देता है। हर एक टैक्सा या हर एक रैंक या कैटेगरी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। मैंने साइड में बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से इसको कैसे आप याद कर सकते हो वो लिखा है। ये मैंने अपने स्कूल में पढ़ा था, मुझे भी याद है हमारी टीचर ने एक सूडोनिम बना के दिया था। जब उन्होंने पहली बार बताया था ना तभी बहुत आसान हो गया था। बिकॉज आप देखेंगे अगर आप ऐसे ऊपर से नीचे पढ़ते हैं तो इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। कीप पॉन्ड क्लीन और फिश गेट सिक, है ना? एक लॉजिकली इट हैज अ मीनिंग, कीप पॉन्ड क्लीन और फिश गेट सिक। सो इफ यू नोटिस हर एक वर्ड का स्टार्टिंग जो है मैंने कैपिटल में लिखा है। वाई? बिकॉज इट डिनोट समथिंग। कीप यानी के, किंगडम। पी यानी फाइलम, सी यानी क्लास, ओ यानी ऑर्डर, एफ यानी फैमिली, जी यानी जीनस और एस यानी species. So K of keep is kingdom, P of pond is phylum, C of clean is class, O of or is order, F of fish is family, G of get is genus, S of sick is species. इस वे में you can remember the order also. And हमेशा remember करना जब हम पढ़ेंगे, ठीक है, when we are studying we always go from ascending, we always go in ascending order, यानी छोटा से बड़ा। अब आप पूछोगे छोटा से बड़ा का क्या मतलब होता है? यहाँ तो सब सेम ही लिखा है। छोटा से बड़ा ना आपको याद रखना है कि इसका कैटेगरी वाइज इम्पोर्टेंस क्या है। ये जो स्पीशीज होता है ये, दिस इज द लोएस्ट कैटेगरी, और ये जो किंगडम होता है के, दिस इज द हाईएस्ट कैटेगरी। तो हम जब पढ़ रहे हैं हम हमेशा यहाँ से पहले पढ़ेंगे स्पीशीज, उसके बाद ऑर्डर, उसके बाद और स्पीशीज के बाद सॉरी जीनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर, छोटा से यानी लोएस्ट कैटेगरी से हाईएस्ट कैटेगरी, या लोएस्ट रैंक टैक्सॉन से हाईएस्ट रैंक टैक्सॉन। और ये ऑर्डर या ये सूडोनिम एकदम याद रख लो, बहुत हेल्प करेगा। बिकॉज आप जब डिफाइन भी करोगे हर चीज को, आप ये ट्रिक से डिफाइन कर सकते हो। कैसे? आई टेल यू। अब हर एक पैरा में अगर आप नोटिस करोगे देयर इज समथिंग वेरी क्लियरली रिटन एंड देयर आर रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स आल्सो, दैट इज समथिंग यू हैव टू डिकोड। यही है, एनसीईआरटी पढ़ते वक्त आपको बहुत सारी चीज जो है डिकोड करना है। अब आप सोचोगे दीदी आप पढ़ाते वक्त इतने सारे एक्स्ट्रा बात क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसे आप आगे पढ़ते जाओगे तब टाइम नहीं मिलने वाला ना मुझे ना आपको, तब टू द पॉइंट ही मैं बोलने वाली हूँ। अब क्योंकि पहला चैप्टर है तो थोड़े थोड़े से ट्रिक्स मैं बीच में बोलते जाऊंगी तो आपको हेल्प होगा। बिकॉज आई हैव ऑल्सो बीन अ स्टूडेंट ऑफ 11th,
standard now. So that's when I needed the most help also, क्योंकि 10th से 11th बहुत बड़ा transition होता है, पेरेंट्स को नहीं समझ आता है बट स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से समझ आता है. ठीक है, ओके, सीधी बात, नो बकवास. स्पीशीज, स्पीशीज पे ध्यान देते हैं. The group of individual organisms with fundamental similarities, that is species. बस अब species का जो definition है थोड़ा याद रखो. अगर ये आप याद रखते हो तो बाकी हर एक definition बहुत आसानी से हो जाएगा. उसके बाद मैंने highlight कर दिया है कौन से examples important है. Mangifera indica, Solanum tuberosum, Panthera leo. ये हर एक जो है scientific words है. तो जो पहला word है generic epithet है, second word is specific epithet. So indica, tuberosum और leo, ये है आपका species. Second word is a species. वही अगले sentence में दिया गया है. Mangifera, Solanum and Panthera, they are all genera, and the leo, tuberosum and indica, they will represent the specific epithets. For example, Panthera is another specific epithet called Tigris. Solanum has a species like Nigrum melangina. Solanum nigrum, if I'm not wrong, is sweet potato. Solanum melangina is brinjal. तो एक और चीज, point to be noted is, हर एक जो दिख रहा है आपको स्पीशीज, आप देखोगे बहुत अलग वेराइटीज के हैं. जैसे सोलानम के लिए यहाँ दिया गया है निग्रम मेलॉन्जिना, फिर पैंथेरा के लिए दिया गया है टाइग्रिस. पैंथेरा का लियो भी होता है, पार्डस भी होता है, टाइग्रिस भी होता है. ये सब किसके लिए है? पैंथेरा. पैंथेरा क्या है? जीनस. जीनस एक है, स्पीशीज अनेक, स्पीशीज 3 और जीनस एक. और बहुत सारे स्पीशीज है बट एनसीईआरटी, स्टिक टू एनसीईआरटी. सो पैंथेरा इज द जीनस, लियो, पार्डस, टाइग्रिस आर ऑल द 3 डिफरेंट स्पीशीज. तो आप ये याद रख सकते हैं कि अलग अलग स्पीशीज तो है पर जेनरा इनका एक ही है, पैंथेरा. वैसे ही सोलानम का है, एक ही जेनरा है सोलानम पर अलग अलग स्पीशीज निग्रम और मेलॉन्जिना है. और ह्यूमन बींग्स का तो होमो सेपियंस एकदम स्टार्टिंग से आपको ऑलरेडी पता है. सो बेसिकली इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज. ठीक है, तो ये मैंने बता दिया. अब जीनस के बारे में पढ़ते हैं. जीनस विल कंप्राइज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज. ये एक कीवर्ड है, related species which has more characteristics in common in comparison to species of other genera. Basically, group of species with similar characters is genus. Simple words. Example में क्या है? वही सोलानम दिया है, और फिर लायन, मतलब वही सोलानम दिया है और पैंथेरा दिया है. ठीक है, पैंथेरा, सोलानम. फिर जीनस डिफर्स फ्रॉम अनदर जीनस फेलिस व्हिच इंक्लूड्स कैट. फेलिस, ये 3 जेनेरा दिया है एनसीईआरटी ने, पैंथेरा, सोलानम, फेलिस. ठीक है, सोलानम, पैंथेरा और फेलिस. तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज विथ similar characters is genus. Group of individual organisms with fundamental similarities is species. दोनों definitions हो गए, आसान है. देखो आप रिलेट कर सकते हो, एक एक चीज कैसे रिलेट कर सकते हो, I'll tell you. अब फैमिली, फैमिली का डेफिनेशन क्या है? नेक्स्ट कैटेगरी इज फैमिली. It has a group of related genera with still less number of similarities as compared to genus and species. आप एक चीज नोटिस कर सकते हो, स्पीशीज का बस मैंने जैसे बोला आपको याद रखना है, जिस बेसिकली ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज, वो याद रख लिया. जीनस क्या है? ग्रुप ऑफ सिमिलर या ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज. फैमिली क्या है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज. यानी जैसे जैसे आप ध्यान से, जैसे जैसे आप बढ़ते जा रहे हो आगे स्पीशीज से,
जेनरा से, फैमिली से। अब देखोगे जो सिमिलैरिटीज है वो ना घटता जा रहा है, सिमिलैरिटीज घटता जा रहा है। स्पीशीज में सबसे ज्यादा सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स थे, फिर जेनरा में थोड़ा कम, फिर फैमिली में उससे भी ज्यादा कम सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स थे। जैसे यहाँ जैसे लिखा है with even still less characters, with still less, still का मतलब इसमें स्पीशीज से कम सिमिलर कैरेक्टर्स है और फैमिली में जेनरा से कम सिमिलर कैरेक्टर्स है। इसका मतलब यही है सिंपल वर्ड्स में, और कुछ नहीं। और जो सिमिलैरिटीज है मैंने जो बताया, स्पीशीज से जैसे जैसे असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब स्पीशीज से जैसे जैसे सब किंगडम की तरफ बढ़ रहे हैं, जो सिमिलैरिटीज है कैरेक्टर्स का वो घटता जा रहा है। सबसे ज्यादा सिमिलर स्पीशीज में था, और हर एक का जो डेफिनेशन है वो मिलता जुलता है फ्रॉम द प्रीवियस वन। जैसे स्पीशीज को डिफाइन करने के लिए आपको याद रखना है, जेनरल को डिफाइन करने के लिए आप स्पीशीज से रिलेट कर सकते हो, फैमिली को डिफाइन करने के लिए आप जेनेरा से रिलेट कर सकते हो। ओके, ऐसे अब हर एक का ऐसे आप याद रख सकते हो। उसके बाद क्या है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से, फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड बेस्ड ऑन बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स। ये आपका अच्छा एमसीक्यू बन सकता है या फिल इन द ब्लैंक्स बन सकता है। बेस्ड ऑन बोथ वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स हम फैमिली को क्लासिफाई कर सकते हैं, कैरेक्टराइज कर सकते हैं। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, ये जो सोलानम Petunia datura, it is placed in the family Solanaceae. Solanum Petunia datura क्या है, जेनेरा है। तो फिर इसका मतलब क्या क्या जेनेरा मेंशन्ड है, सोलानम, पैंथेरा, देखो ऐसे आपको डिकोड करना है। फिर इसके अलावा फेलिस और आगे होगा, फिर पेटूनिया, फिर दातुरा। ये 5 जेनेरा मेंशन्ड है अब तक। आप जब नोट्स लिख रहे हो साइड बाय साइड आपके नोटबुक में ना, तब थोड़ा आप हर एक टॉपिक के नीचे 5-6 लाइन छोड़ देना, ताकि कुछ अगर ऐड करना हो तो आप ऐड कर सकते हो बाद में या एडजस्ट अकॉर्डिंगली। तो ये हो गया, फैमिली कैरेक्टराइज कर सकते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव फीचर्स के हिसाब से। यहाँ कौन सा फैमिली मेंशन्ड है, सोलानेसी। अमंग एनिमल्स जीनस पैंथेरा कंप्राइजिंग लायन, टाइगर एंड लेपर्ड इज पुट अलोंग। पी पार्दस का मतलब लेपर्ड होता है, ठीक है, इज पुट अलोंग विद जीनस फेलिस कैट्स इन द फैमिली फेलिडे। ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो पैंथेरा है, ठीक है, पैंथेरा प्लस फेलिस, इसको फेलिडे में डाला है, पैंथेरा और फेलिस को फेलिडे में डाला है, ठीक है। पैंथेरा एंड फेलिस को किस में डाला है, फेलिडे। ग्रेट, पैंथेरा एंड फेलिस को फेलिडे में डाला है। That is what it's trying to say. Is that what they're trying to say? Nope. ये थोड़ा सा गलत हो गया, क्योंकि यहाँ लिखा है कि जो कैट है वो कैनेडी को बिलोंग करता है, और जो डॉग्स हैं वो जो कैट है वो फेनिडी को बिलोंग करता है, और जो डॉग्स हैं वो कैनेडी को बिलोंग करता है। और ये यहाँ क्या लिखा है कि फेलिस along with पैंथेरा, नहीं सही है, पैंथेरा और फेलिस को एक साथ फेलिडी में रखा है, डॉग्स को कैनेडी में रखा है। तो क्या क्या फैमिली मेंशन्ड है, सोलानेसी फैमिली मेंशन्ड है एनसीईआरटी में, कैनेडी फैमिली मेंशन्ड है जिसमें आते हैं डॉग्स, फेलिडी फैमिली मेंशन्ड है जिसमें आता है पैंथेरा और तुम्हारा फेलिस जेनेरा, ठीक है। तो 3 फैमिलीज मेंशन्ड है एनसीईआरटी में, और वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स के बेसिस पे क्लासिफाई किया है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं ऑर्डर। ऑर्डर में क्या करना है, देखो ऑर्डर का डेफिनेशन वो ट्रिक से बहुत आसान हो जाता है। ऑर्डर में क्या है, ऑर्डर इन अदर हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स
assemblage of families which exhibit few similar characters. Okay, so repeat after me. Order is basically nothing but it is a group of related families with few similar characters or even less similar characters compared to ऊपर वाला family. ठीक है, so you can just write order is group of related families with few similar characters. अब इंटरेस्टिंग, हर एक चीज अगर आप वो कीप पॉइंट क्लीन और फिश गेट से याद रखो तो हर एक दो चीज को रिलेट किया गया है फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम. स्पीशीज और जीनस को रिलेट किया है, जीनस और फैमिली को रिलेट किया है, फैमिली और तुम्हारा ऑर्डर को रिलेट किया है. तो जो भी फैमिलीज है वो एक ऑर्डर के अंदर आता है. क्या लिखा है? तुम्हारा जो फैमिली है वो एक ऑर्डर के अंदर आता है. तो कॉन्वोल्वुलेसी, सोलेनेसी. तो अब वापस फैमिली में क्या क्या दिया है एनसीईआरटी ने? सोलेनेसी दिया है, फिर कैनिडे दिया है, फेलिडे दिया है, कॉन्वोल्वुलेसी भी दिया है. ठीक है, 4 फैमिलीज एनसीईआरटी ने मेंशन किया, सोलेनेसी, कॉन्वोल्वुलेसी, फेलिडे, कैनिडे. सोलेनेसी के अंदर क्या आपको याद रखना है क्या क्या आता है सोलेनेसी के अंदर, क्या कौन से जेनरा आता है? सोलेनम, डाटुरा, पिटूनिया, ये जेनरा है. कॉन्वोल्वुलेसी फेलिडे में बेसिकली पैंथेरा और तुम्हारा फेलिस आता है, कैनिडे में डॉग्स आता है. तो ये 4 हो गया एनसीईआरटी ने जो दिया है. ऑर्डर में क्या दिया है? कॉन्वोल्वुलेसी और सोलेनेसी. ये क्या है? फैमिलीज है which are placed in the order polynomials. तो polynomials ये आपका ऑर्डर है. ठीक है, तो ऑर्डर में एनसीईआरटी ने पॉलीमोनियल्स का जिक्र किया है. पॉलीमोनियल्स मेनली बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर्स. ये क्या था? बेस्ड ऑन वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स. फैमिली का क्लासिफिकेशन वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स के बेसिस पे था, ऑर्डर का जो भी था फ्लोरल कैरेक्टर्स के बेसिस पे था. इसके अलावा दूसरा क्या दिया है? कार्निवोरा. दूसरा क्या दिया है? कार्निवोरा. तो पॉलीमोनियल्स के अंडर कॉन्वोल्वुलेसी और सोलेनेसी आता है. फिर कार्निवोरा के अंडर फेलिडे और कैनिडे आता है. फेलिडे के अंदर क्या आता है? फेलिस और पैंथेरा. कैनिडे के अंदर क्या आता है? डॉग्स. देखा कैसे रिलेट किया मैंने? ऑर्डर से रिलेट किया. ऑर्डर में क्या आता है? पॉलीमोनियल्स. पॉलीमोनियल्स के अंदर कौन से फैमिलीज आते हैं? कॉन्वोल्वुलेसी और सोलेनेसी. फिर ऑर्डर के अंदर दूसरा क्या एग्जांपल है? कार्निवोरा. कार्निवोरा के अंदर कौन से फैमिलीज आते हैं? फेलिडे और कैनिडे. फेलिडे और कैनिडे में कौन सा जेनरा आता है? तो फेलिडे में आता है फेलिस और पैंथेरा. कैनिडे में आता है सॉरी नॉट कैनिडे, हाँ कैनिडे. कैनिडे में आता है डॉग्स. सोलेनेसी अगर वापस इसको और ज्यादा रिलेट करना हो, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा फर्स्ट रीडिंग के हिसाब से, बट आप समझ लोगे. सोलेनेसी के अंदर एक फैमिली है, इसके अंदर कौन सा जेनरा है? सोलैनम, फिर पेटूनिया और दातुरा. तो सोलैनम, पेटूनिया, दातुरा. एक और बार, ठीक है, एक और बार, कोई बात नहीं. ऑर्डर से शुरू करते हैं. तो ऑर्डर में आपको क्या याद रखना है? पॉलीमोनियल्स, कार्निवोरा. पॉलीमोनियल्स में क्या क्या आता है? कॉन्वोल्वुलेसी, सोलेनेसी. कार्निवोरा में क्या क्या आता है? फेलिडे, कैनिडे. सोलेनेसी के अंदर, सोलेनेसी क्या है? फैमिली है. उसके अंदर जेनरा क्या क्या है? सोलैनम, दातुरा, पिटूनिया, सब एनसीईआरटी के हिसाब से. कार्निवोरा में फेलिडे, कैनिडे आता है. फेलिडे के अंदर क्या होता है? पैंथेरा और फेलिस. कैनिडे के अंदर क्या होता है? डॉग्स. ठीक है, सिंपल. ओके. और किसके बेसिस पे इसको फ्लोरल कैरेक्टर्स. ठीक है, तो एनसीईआरटी ने ये बता दिया. क्लास क्या है? अगेन क्लास इज नथिंग बट ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर विद फ्यू इवन लेस सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स. इसके एग्जांपल्स में क्या है? ममेलिया. अब ममेलिया अलोंग विद कार्निवोरा इंक्लूड्स टाइगर. क्या लिखा है अगेन?
और क्लास ममेलिया along with order carnivora that includes animals like tiger cat dog. तो टाइगर कैट डॉग को क्लास ममेलिया में डाला गया है और ऑर्डर कार्निवोरा में डाला गया है. दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट. छुपा है पर इम्पोर्टेंट है. क्या पूछा जा सकता है आपको कि जो ये है टाइगर फिर कैट और डॉग, इसको कौन सा क्लास, ममेलिया क्लास, कौन सा ऑर्डर, कार्निवोरा ऑर्डर, कार्निवोरा ऑर्डर. ठीक है, जैसे कार्निवोरा ऑर्डर में हमने क्या पढ़ा था, फैमिली कौन सा था, फेलिडे और कैनिडे. फेलिडे के अंदर ये फैमिली है, इसके अंदर कौन सा जीनस था, फेलिस और पैंथेरा. कैनिडे के अंदर कौन सा ये था, डॉग्स. तो ऐसे आप याद रख सकते हैं. और मैमेलिया के मतलब यानी क्लास मैमेलिया मतलब दूध प्रोड्यूसिंग, मिल्क प्रोड्यूसिंग होंगे ये लोग, मिल्क देता है टाइगर कैट डॉग, तो ये मैमल्स है. अब फाइलम, दूसरे पेज में जाते हैं. फाइलम क्या है, class comprising animals like fish, amphibian, reptiles, birds will constitute phylum. तो basically mammals. तो basically क्या बोल रहे हैं कि group of related class with even less similar characters will fall under phylum. ठीक है. अब based on common features, again common features क्या है, presence of notochord, dorsal hollow neural system, ये फाइलम कॉर्डेटा में देता है. तो इसका एग्जाम्पल क्या है, कॉर्डेटा. एनसीईआरटी ने कॉर्डेटा का एग्जाम्पल दिया. इसके बारे में फर्दर आपको एनिमल किंगडम में पता चलेगा, जो कि यही यूनिट का हिस्सा है, आगे पता चलेगा. अभी के लिए आप याद रख लो, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस बन सकते हैं ना कि कैसे आप किसके बेसिस पे आप इसको ये कर रहे हो क्लासिफाई. तो आपको सिंपली याद रखना है, क्योंकि जैसे फैमिली में हमने किसके बेसिस पे किया था, फैमिली में हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव फीचर्स के बेसिस पे किया था. ऑर्डर में हमने किसके बेसिस पे किया था, फ्लोरल कैरेक्टर्स के बेसिस पे किया था. उस पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव, इस पे फ्लोरल कैरेक्टर्स. और फिर हम जब नीचे जाते हैं तो यहाँ जो कॉमन फीचर्स हैं, जैसे क्या क्या कॉमन फीचर्स हैं, नोटोकॉर्ड और डॉर्सल न्यूरल हॉलो सिस्टम. ठीक है, किसका, कॉर्डेटा. Classes with few similar characters are assigned to highest category. Higher category called division. कैटेगरी वाइज हम हाई जा रहे हैं, ठीक है, सिमिलैरिटी वाइज हम लो जा रहे हैं, कैटेगरी वाइज हम हाई जा रहे हैं, याद रखना है. कॉर्डेटा मेंशन्ड है, फाइलम कॉर्डेटा. दो फीचर्स हैं, कॉमन फीचर्स क्या है, एक न्यूरल डॉर्सल हॉलो सिस्टम और दूसरा कॉमन नोटोकॉर्ड. क्या है वो आप बाद में पढ़ेंगे. ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये जो फाइलम है ना, ये एनिमल्स में बोलते हैं, ये टर्म हम यूज करते हैं सिर्फ एनिमल्स के लिए, फाइलम. और जो डिवीजन है, मैंने जैसे लिखा है फाइलम या डिवीजन, इट्स द सेम थिंग, ओनली किसके लिए यूज कर रहे हैं उसके ऊपर नेम विल बी चेंज्ड. तो प्लांट्स में फाइलम को हम बोलते हैं डिवीजन और एनिमल्स में फाइलम को फाइलम ही बोलते हैं. ठीक है, यही मैंने लिखा है, ये याद रखना है. इससे भी एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है. अब अगर ऐसे पढ़ते जाओगे तो आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में आएगा. ठीक है, आप लिख भी सकते हो और आप जब रिवाइज करोगे तब आपको समझ आ जाएगा कि हाँ ठीक है, मेमोरी से याद आ जाएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पॉसिबल है. उसके बाद हम अगले पे जाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे हाईएस्ट कैटेगरी, किंगडम. किंग सर पे ताज रख के बैठता है, हाईएस्ट अथॉरिटी ना किंग होता है, तो किंगडम इज द हाईएस्ट कैटेगरी. ठीक है, और इसमें सबसे क्योंकि सबसे ऊपर हाईएस्ट है, जैसे असेंडिंग में पढ़ रहे हैं छोटा सा बड़ा, तो सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है, इस पर सबसे लीस्ट यानी लीस्ट सिमिलैरिटी है, लीस्ट सिमिलैरिटी बट हाईएस्ट कैटेगरी, लीस्ट सिमिलैरिटी बट हाईएस्ट कैटेगरी. तो इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, इसमें दो चीज दिया है, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांट. अगेन
ये 2 चीज़ अब आपको बहुत ऐसे लग रहा है अच्छा बस 2 ही एग्ज़ाम्पल्स हैं, पर आपको भूलना नहीं है, ये 2 एग्ज़ाम्पल्स पे पूरा बेस्ड 2 अलग-अलग चैप्टर्स हैं, ठीक है? तो बाबू भैया हल्के में मत लेना, 2 अलग चैप्टर्स हैं, तो सोचो कितना डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। बट इसको आपको अभी इसके बारे में नहीं सोचना, बस एग्ज़ाम्पल याद रखना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि किंगडम हाईएस्ट कैटेगरी है, लीस्ट सिमिलैरिटी ऑफ कैरेक्टर्स देखने को मिलेगा। किंगडम एनिमलिया, किंगडम प्लांट इज द एग्जाम्पल। ऑलराइट, बस। और जो मैंने एकदम सिंपल वर्ड्स में ये क्या हो गया, सॉरी, जो मैंने एकदम सिंपल वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन किया था उसी को एनसीईआरटी ने भी लिखा है। स्पीशीज यानी स्पीशीज, फिर जीनस, फिर फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम या डिवीजन, किंगडम। फाइलम इज फॉर एनिमल्स, डिवीजन इज फॉर प्लांट्स। एरो का सिंबल देखना ऐसा ही है, असेंडिंग। क्यों? क्योंकि सबसे लीस्ट कैटेगरी और ये सबसे हाईएस्ट कैटेगरी किंगडम। सिमिलैरिटीज ऐसे जाएगा, ये इन्होंने कैटेगरी के रैंक के बेसिस पे एरो दिया है ऐसा, बट सिमिलैरिटीज के बेसिस पे ऐसा होगा, ठीक है? आप याद रखेंगे। और ये बेसिकली क्या है, कीप पॉन्ड क्लीन और फिश गेट सिक, ऐसे ऑर्डर में अगर आप जाएंगे सिमिलैरिटीज का, और ये रैंक। तो यहाँ क्या लिखा है, हाउएवर टैक्सोनॉमिक्स हैव आल्सो सब कैटेगरीज। तो ये लोग यहाँ नहीं रुके, ये लोग बहुत और आगे बढ़ गए, ब्रॉड कैटेगरीज को छोड़ के सब कैटेगरीज में चले गए, ठीक है? बहुत अलग अलग कैटेगरीज हैं, 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज, 21 डिविजन्स हैं। अभी आपको ये याद रखने की कोई जरूरत नहीं है बिकॉज एनसीईआरटी में नहीं दिया था, ये मेरी कोचिंग में पढ़ाया था। तो टैक्सोनॉमिक्स ने सब कैटेगरीज डेवलप किया था, ठीक है? बस। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज, मैंने बहुत बार ये वर्ड यूज किया सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि है इम्पोर्टेंट। बाद में पता चलेगा जैसे क्वेश्चंस पूछेंगे। देखो एकदम आपके कोचिंग में जब या आपके स्कूल में जब टेस्ट्स होंगे ना, तो इनिशियली आप एक एक चैप्टर पे फोकस करके टेस्ट्स डिजाइन किया जाएगा, तो फिर उसके हिसाब से एक एक चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। बट जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा तो 2-3 चैप्टर्स कंबाइंड एक टेस्ट होगा, तो फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर चैप्टर कम होगा, वैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। या तभी आपको समझ आएगा कि किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, तो उस पर ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है? तब मोस्टली ये चैप्टर पे उतने सारे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, बट फर्स्ट टेस्ट के लिए हमेशा बनते हैं क्योंकि है पॉसिबल, सिलेबस कम होगा ना, इसलिए। तो देखो, लोअर द टैक्सा, मैंने यहाँ क्या लिखा है, lower the taxa, more are the characteristics that the members within the taxon share. Higher the category, greater is the difficulty of determining the relationship to other taxa at same level. Hence the problem of classification becomes more complex. अब मैंने क्या बोला था आपको, जहाँ hence लिखा हो उसको अंडरलाइन करना है ना? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बन सकता है। ट्रू और फॉल्स, असर्शन, रीजन, ये सब नीट के एमसीक्यू के बहुत फेमस टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो हेंस, तो अगर मैंने आपको बोला, ये जो मैंने आपको बेसिकली मुंह से एक्सप्लेन किया है वही लिखा गया है कि लोअर द टैक्सा, मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द मेंबर्स विद इन द टैक्सन शेयर। व्हाट इज द statement referring to? Species. It is referring to species. Higher the category, greater is the difficulty of determining the relationship to other taxa at the same level. What is the statement referring to? Kingdom. पर्टिकुलरली नहीं, पर फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैंने बस एक दे दिया, किंगडम और स्पीशीज। यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनेगा, बोलो क्वेश्चन में आपसे पूछ लेंगे कि फैमिली हैज मोर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स कंपेयर्ड टू स्पीशीज, इज इट ट्रू और फॉल्स? नो, it's false. Gene species will have more similar characteristics compared to family, क्योंकि उस ऑर्डर में अगर आप पढ़ेंगे जिस ऑर्डर में मैंने आपको बताया, असेंडिंग, स्पीशीज से किंगडम, तो फिर जो नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स है वो घटता जाएगा, ऐसे घटता जाएगा। ये तो रैंक का है जो एनसीईआरटी ने भी दिया, पर ये सिमिलैरिटीज का है। तो
क्लास हो, फाइलम हो, कुछ भी हो, कंपेयर टू नीचे वाले, उनमें कैरेक्टरिस्टिक्स हमेशा कम सिमिलर है. तो lower the taxa, more are the characteristics that members within the taxon share. True. Higher category, greater is difficulty of determining the relationship to other taxa. True. Hence, the problem of classification becomes more complex. Now, एक question आप लोगों के लिए. Suppose assertion में है lower the taxa, more are the characteristics that the members within taxon share, and higher the category, greater is difficulty. And reason is problem of classification becomes more complex. Is the assertion correct? Is the reason correct? अगर आप इंडिविजुअली स्टेटमेंट्स को देखें, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बट एज असर्शन रीजन इट्स रॉन्ग. क्यों दिस इज फॉल्स? क्योंकि ये हेंस के बाद जो भी स्टेटमेंट लिखा जाता है इसको हम बोलेंगे असर्शन, और इसके पहले जो भी चीज आता है इसको हम बोलते हैं रीजन. तो अगर हम एकदम सही से फ्रेम करें, ये आपका असर्शन बन जाता है और ये आपका रीजन. तो असर्शन में लिखेंगे प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स. रीजन में क्या? लोअर द टैक्सा, मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द मेंबर्स विद इन टैक्सॉन शेयर. रीजन, तो असर्शन रीजन एकदम सही है, एंड बोथ ऑफ देम कैन करेक्टली एक्सप्लेन ईच अदर. नाउ आई वांट यू टू गो बैक टू जहां हेंस लिखा था, हेंस वाला. वो हेंस वाला पेज कहाँ है? यहाँ है. Hence, based on characteristics, all living organisms can be classified into different taxa. तो मैंने क्या बोला था? Hence के बाद वाला जो लाइन है वो बन जाता है आपका assertion, और इसके पहले जो भी लाइन्स आते हैं वो बन जाता है reason. तो यहाँ रीजन क्या है? Therefore, animals, mammals and dogs represent taxa at different levels. इसमें भी therefore वर्ड है, तो ये भी कोई क्वेश्चन का असर्शन बनेगा, रीजन नहीं बनेगा, क्योंकि हम इसको जस्टिफाई करते हैं. जो वर्ड्स हैं हिंस, देयरफॉर, ये सब इट इज बेसिकली पॉइंटिंग टू द जस्टिफिकेशन ऑफ द स्टेटमेंट. तो इसके बाद जो भी लिखा हो रहता है वो स्टेटमेंट होता है, वो असर्शन होता है. तो ऐसे आ सकता है प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन कॉल्ड टैक्सोनॉमी इज यूज्ड. दिस इज रीजन. And hence, based on characteristics, all living organisms can be classified into different taxa. This is your assertion. The assertion is based on characteristics, living organisms can be classified into different taxa. Reason is process of classification is taxonomy that is being used. Assertion is correct and reason is also correct. क्या मैं सही बता रही हूँ आप लोगों को? आई विल चेक. मैंने आपको यहाँ क्या बताया था? लोअर टैक्सा, मोर आर द, हेंस द प्रॉब्लम क्लासिफिकेशन बिकम्स. तो हेंस के बाद जो है वो असर्शन है, क्योंकि वो स्टेटमेंट बन जाता है. यहाँ क्या है? हेंस के बाद जो है वो असर्शन है, क्योंकि वो स्टेटमेंट बन जाता है. तो बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा. दिस इज योर असर्शन. द रीजन विल बी we use a process called taxonomy. Assertion, reason is correct and both of them explain each other correctly. Same way again यहाँ hence लिखा है, इसका क्वेश्चन फ्रेमिंग खुद से करेंगे, ठीक है? अब नीचे जाते हैं. तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं. मैंने आपको एक असर्शन रीजन के क्वेश्चन टाइप बता दिए. ट्रू एंड फॉल्स का मैंने बता दिया. यहाँ से ट्रू एंड फॉल्स पूछा जा सकता है, ठीक है? फिर हम आते हैं लास्ट पार्ट में, किंगडम. मैंने बता दिया आपको, और ये एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. लास्ट पैरा, चुबा रुस्तम. सिमिलैरिटीज स्पीशीज से लेकर किंगडम के ऑर्डर में हमेशा घटते हैं, और जो रैंक का जो स्ट्रेंथ है वो हमेशा स्पीशीज से किंगडम के ऑर्डर में बढ़ता है. किंगडम सबसे हाईएस्ट, स्पीशीज सबसे लोएस्ट. अब एनसीईआरटी ने जहाँ मैंने क्या बोला था, हाईलाइटेड वर्ड्स, बोल्ड में वर्ड्स दिया है, सब इम्पोर्टेंट है. एनसीईआरटी ने जहाँ टेबल दिया है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है.
टेबल में आप देखेंगे, ये टेबल को रटने में आई कैन नॉट हेल्प यू बिकॉज दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, यू नीड टू लर्न इट बाय योरसेल्फ, बट देयर आर सम ट्रिक्स दैट आई कैन हेल्प यू विद, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। ट्रिक ये है, मैंने हाईलाइट किया, देखो फैमिली में आप देखोगे ये वर्ड्स कॉमन है, आई डी ए ई, ये फैमिली के लिए कॉमन वर्ड है। वैसे ही ऑर्डर में प्लांट्स के लिए एल्स इंपॉर्टेंट है, फैमिली में प्लांट्स के लिए ए सी। तो एक सेकेंड वापस मैं लिखती हूँ, फैमिली, ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स, इसका जो आपका सफिक्स रहेगा प्लांट्स का ए सी ए ई, तो अगर घुमा फिरा के कोई भी ऑर्गेनिज्म का ऐसा नाम दे दिया और आपको आइडेंटिफाई करना पड़े, फैमिली बता रहा है कि ऑर्डर की क्लास, आप ये ट्रिक से बता सकते हो। एनिमल्स में आई डी ए ई, तो फैमिली में ऑर्गेनिज्म का जो सफिक्स होगा वो एनिमल्स के लिए आई डी ए ई, और फैमिली में ऑर्गेनिजम्स का जो सफिक्स होगा प्लांट्स के लिए ए से ए सी ई ए ई। एनाकार्डिसियाई देखो मैंगो के लिए, वीट अगेन प्लांट, पोएसियाई फैमिली में, मैन है, हाउस फ्लाई एनिमल्स के अंदर आता है, होमिनिडे, मस्किडे, ठीक है, ये एक हो गया। उसके बाद सिमिलरली ऑर्डर में अगर आप देखोगे तो ऑर्डर में जो प्लांट्स है उसके लिए जो सफिक्स है वो एल्स है, सैपिंडेल्स, पोएल्स, मैंगो के लिए ऑर्डर का नाम सैपिंडेल्स, वीट के लिए ऑर्डर का नाम पोएल्स। सिमिलरली मैमल्स, मैमेलिया जो है उसमें प्लांट्स के लिए आपका सफिक्स एन ओ एन ए ई है, डाइकोटिलीडोनिया देखो मैंगो का क्लास है, वीट का क्लास मोनोकोटिलीडोनिया है। फिर सेम वे में प्लांट्स का ही ज्यादा है, प्लांट्स के लिए डिवीजन, ठीक है, फाइलम नहीं, तो डिवीजन प्लांट्स का जो सफिक्स है ए ई, देखो ए ई, तो याद रखोगे आप ये। तो ये थोड़े ट्रिक्स हैं, ए ई, एन ए एल ई एस, ए सी ई ए ई, आई डी ए ई, ये सब सफिक्स से आपको पता चल जाएगा व्हाट इट इज एग्जैक्टली रेफरिंग टू। मेमोराइजिंग पार्ट, इसको टाइम देना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है और लॉन्ग आंसर राइटिंग के लिए भी इम्पोर्टेंट है बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ये लास्ट था। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, हर चैप्टर का आपको समरी पढ़ना ही है, हर चैप्टर का समरी पढ़ना है। मैंने ऑलरेडी पढ़ लिया है तो उसके हिसाब से ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, क्योंकि समरी में वो लोग मोस्टली दे यूज़ लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेज या स्ट्रक्चर, जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो छोड़ देते हैं, पढ़ते नहीं है, या एग्जाम में जब आता है उनको लगता है अरे ये कहाँ से पूछ लिया, ये तो मैंने पूरा चैप्टर पढ़ लिया था, यहाँ तो था नहीं, बट नहीं, समरी से पूछा है। और समरी में कई बार एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी रहता है जो आपके टेक्स्ट में नहीं होता है, जहाँ से आप पढ़ते हो एक्चुअली। तो समरी में बस यही है कि an organism represents or occupies a place or position in system of classification. There are many categories or ranks which are generally referred to as taxonomic categories or taxa. All these categories constitute taxonomic hierarchy. अब मैं पूछूंगी ये आपने कौन से पेज पे पढ़ा था, तो अगर आपने ध्यान दिया होगा ये हमने ये वाले पेज पे पढ़ा था, ये वाले पेज पे पढ़ा था, दिस पेज। ओके ग्रेट। सो नीचे जाते हैं, ये समरी है, समरी एक बार खुद से पढ़ लेना है आपको, और ये टेबल मैंने जो बताया
ये एकदम अच्छे से करना है. No excuses and no shortcuts. Give time to the table. You can do one thing. You can make this table on a sheet of paper and just attach it in front of you. Should not be there for more than 3 to 4 days. Within 3 to 4 days, learn it, and then after that, just start writing in your notebook and revising. Okay. फिर हम अगर questions थोड़ा देख लेते हैं. Questions में क्या है? Exercise में क्या है? Why are living organisms classified? ये एक्सरसाइजेस लॉन्ग आंसर राइटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हल्के में नहीं लेना है. बहुत बार आपके स्कूल के वीकली टेस्ट में या बोर्ड में ही ये आ जाता है. व्हाई आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड बाय क्लासिफिकेशन सिस्टम्स आर चेंजिंग. डिफरेंट क्राइटेरिया क्या यूज करेंगे, ये एनालिटिकल है थोड़ा. थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन, ये भी एनालिटिकल है. एनालिटिकल का मतलब खुद से सोचना एंड खुद के हिसाब से आंसर फ्रेमिंग करना. इसका कोई डायरेक्ट आंसर नहीं है आपके बुक में. देन गिवन बिलो अ साइंटिफिक नेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फिफ्थ क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट नेम. मैंगीफेरा इंडिका, ये प्रिंटेड फॉर्म में. अगर इसको मैं रिटन में लिखूं तो मैंगीफेरा अज्यूम कर लो मैंने पूरा लिखा है, अंडरलाइन करना है. इंडिका अज्यूम कर लो मैंने पूरा लिखा है, इसको भी अंडरलाइन करना है. और अगर साइंटिस्ट का नाम लिखूंगी तो कैपिटल, इनिशियल लेटर कैपिटल और एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखना है, क्योंकि एक ही एग्जाम्पल दिया है एनसीईआरटी ने. यू कैन आइडेंटिफाई द करेक्ट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मजेदार क्वेश्चन. अगर आपको याद है, कीप पॉन्ड क्लीन और फिश गेट सिक, ऐसे हम जाएंगे रैंक के ऑर्डर में. सबसे छोटा वाला स्पीशीज, सबसे हाईएस्ट किंगडम, और ऐसे हम जाएंगे सिमिलैरिटीज के ऑर्डर में. स्पीशीज में सबसे सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स है, किंगडम में सबसे कम सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स है. और ये जो पर्टिकुलर चीज है ना, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं. पूछेंगे कि फाइलम में ज्यादा सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि जीनस में, तो आपको लिखना है क्या, फाइलम में. नहीं, गलत. आपको लिखना है जीनस में ज्यादा सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होता है. अब ये जो 9th एंड 10th क्वेश्चन है, डिफाइन वर्ड है, तो ऑब्वियसली आपके बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है. डिफाइन बहुत आसानी से कर सकते हो अगर आपको ऑर्डर पता हो. बार बार क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि अब फाइलम को कैसे डिफाइन करेंगे. फाइलम, इसके नीचे क्या आता है, क्लास. सो ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस with less similar characteristics is phylum. What is class? Class is group of related order with less similar characteristics. Family, group of related. Genus with or genera with less similar characteristics. Order, group of related. Family with less similar characteristics. Or genus, group of related species with similar characteristics or less similar characteristics. और ये हर एक को जब आप डिफाइन करते हो ना, एक आपको प्लस पॉइंट में दे देते हो जो देख के टीचर खुश हो जाएगा. जब डिफाइन पूछे ना, आपको डेफिनेशन तो देना ही है, इसके साथ साथ एग्जाम्पल लिखना मत भूलना. जो भी एग्जाम्पल, जैसे हमने फाइलम के लिए पढ़ा था, किस बेसिस पे उसको क्लासिफाई कर सकते हैं. कॉर्डेटा फाइलम पढ़ा था, क्लास के लिए मैमेलिया, फैमिली के लिए कॉन्वल्वुलेसी, सोलानेसी, ऑर्डर के लिए कार्निवोरा पढ़ा था, जीनस के लिए सोलानम पढ़ा था. तो ऐसे एग्जांपल्स दे सकते हैं, इलस्ट्रेट खुद से कर सकता है. ठीक है. सो दैट इज इट फॉर दिस चैप्टर. आई होप यू गाइज अंडरस्टूड whatever it is that I tried to teach you. As your दीदी, I would say कि आप रिवाइज करते रहो एंड हर एक चैप्टर के बाद जो आपने नोट्स लिखा है, हर एक वीडियो के बाद उसको गो थ्रू कर लेना. मतलब ब्रेक आपको लेना ही है. ओके. डू नॉट मेक एक्सक्यूजेस इवन व्हेन यू टेक अ ब्रेक. ठीक है. ब्रेक जब लेते हो एकदम फ्रेश माइंड से ब्रेक एंजॉय करना, ताकि आप फ्रेश माइंड से वापस पढ़ सको. ठीक है. खुद को स्ट्रेस नहीं देना है, टाइम सही से मैनेज करना है, इक्वली हर सब्जेक्ट को टाइम देना है. हमेशा कोई चैप्टर जब आप पहली बार पढ़ रहे हो, टाइम लगेगा ही. डू नॉट फील गिल्टी अबाउट दैट. बस इंश्योर करना है सेकेंड, थर्ड या फॉलो जो कर रहे हो, जो भी रीडिंग्स इसके बाद आप दे रहे हो, वो कम टाइम में हो. दैट इज इट. दैट इज हाउ यू मैनेज योर टाइम. ओके. सो see you guys in the next video. Keep on hustling, practicing, enjoying learning.
Bye guys.